हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने चार्ल्स डिकेंस की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी। आज हम उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस अब आज जो है वो बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट रहे थे। विक्टोरियन एरा के ग्रेट नॉवेलिस्ट वो रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी उन्होंने लिखी है। तो आज हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वर्क्स। सबसे पहला जो उनका वर्क आया था डेट वॉज स्केचेस बाय बोस। 1836 में ये आया था। ये उनका सबसे पहला मेजर वर्क था। ये कलेक्शन था वेरियस पीसीस, बहुत सारी इसमें स्टोरीज़ थी और ये पब्लिश्ड हुआ था वेरियस न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर में 1836 से 1866 के बीच में। क्योंकि उस वक्त जो पार्ट के रूप में पब्लिश्ड हुआ करते थे वर्क। तो चार्ल्स डिकेंस के जितने भी नॉवेल हैं वो भी पार्टली ही पब्लिश्ड हुए हैं। पहले एक पार्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा पार्ट, इस तरह से जो है उनके मंथली या वीकली जो मैगजीन्स आती थी उसमें आया करते थे। जो इसका फुल टाइटल था डेट वॉज इलिस्ट्रेट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल। इलिस्ट्रेटिव ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल इस स्केचेस बाय बोस का फुल टाइटल था। इसमें 56 स्केचेस थे जिसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। आवर पेरिस, सीन्स, कैरेक्टर्स और टेल्स, 4 सेक्शन में डिवाइड थे। 56 स्केचेस थे। सेकंड उनका वर्क रहा है पिकविक पेपर्स। 1837 में आया था। ये मंथली नंबर्स में आता था। 1836 से नवंबर 1837 के बीच में जो है ये पब्लिश्ड हुआ था। इसका फुल टाइटल था द पोस्थ्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। ये उनका सबसे पहला पिकारेस्क नॉवेल था। इट presents the episode and amusing incident which happened to the group of unforgettable characters which forms the 19th century English club founded by Samuel Pickwick, who is the main character in this novel. इस नॉवेल का जो मेन कैरेक्टर था सैमुअल पिकविक था। और सैमुअल पिकविक जो है एक क्लब को बनाता है, एक इंग्लिश क्लब बनाता है 19th सेंचुरी का। और उस क्लब का नाम पिकविक क्लब था और उसमें बहुत सारे जो हैं मेंबर्स रहे थे। तो उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, उन सब के बारे में आपको इस नॉवेल में देखने को मिलेगा। इट इज़ ए सीरीज़ ऑफ ह्यूमर्स स्केचेस अबाउट द नंबर ऑफ द पिकविक क्लब। पिकविक क्लब में जो मेंबर्स थे उन सब के जो है ह्यूमरस स्केचेस की सीरीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। इट हैज़ मोर देन 350 कैरेक्टर्स। इसमें 350 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं। और उसका जो सब्जेक्ट रहा था डेट वॉज ट्रैवल इन इंग्लैंड कंट्री साइड। इंग्लैंड कंट्री साइड में ट्रैवलिंग जो है इसका मेन सब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट उनका आता है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट भी जो है मंथली आता था और ये बेंटली मिसकैलिनी में आता था। फेब 1837 से स्टार्ट होकर अप्रैल 13 तक ये आया। 24 इंस्टॉलमेंट में ये आया था। तो ये फेब 1837 से अप्रैल 1839 तक आया था क्योंकि ये 24 इंस्टॉलमेंट में आया था। इसको जो है द पेरिस बॉयज़ प्रोग्रेस, पेरिस बॉय की प्रोग्रेस, ये भी जो है इसका टाइटल है। इट्स ऑफ डिकनेस रिफॉर्मेटिव एंड आइडियलिस्ट टोन। ये डिकेंस की जो है रिफॉर्मेटिव और आइडियलिस्टिक टोन के बारे में बताता है। इट शोज द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग्स ऑफ पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउस। ये हमें जो इंग्लिश वर्क हाउस में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी जो सफरिंग्स होती हैं, उनकी जो डिग्रेडेशन होती है, उन सबको ये प्रेजेंट करता है। द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन बॉय ओलिवर। ये जो स्टोरी है ये एक ऑर्फन बॉय ओलिवर की है। ओलिवर ट्विस्ट उसका नाम था, जो कि एक वर्क हाउस में पैदा हुआ था। हु वाज बोर्न इन ए वर्क हाउस। इट इज़ द स्टोरी ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर सॉर्डिड लाइव्स। इसमें आपको क्रिमिनल्स देखने को मिलेंगे और उनकी कैसी लाइफ होती है, मतलब उनकी बिल्कुल लाइफ जो है तो बहुत सॉर्डिड होती है, बहुत ही मतलब गंदी लाइफ होती है। तो उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। ही सैटायर्स द हिपोक्रेसीज ऑफ हिज टाइम एज चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वायलेंस। उन्होंने जो है उस वक्त जो डोमेस्टिक वायलेंस होते थे, जो चाइल्ड लेबर था, उन सब की जो हिपोक्रेसी थी उस पर सटायर किया है, उस पर एक तरह से व्यंग किया है। बहुत ही अच्छा नॉवेल है ये ओलिवर ट्विस्ट। निकोलस निकलबाय। निकोलस निकलबाय जी भी जो है मंथली आता था। एडवेंचर्स मंथली आता था अप्रैल 1838 से अक्टूबर 1839 तक ये आया था। और इसको जो है जो इसका सबटाइटल रहा है डेट वाज द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाय। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाय इसका
फुल ने टाइटल था और निकोलस निकोलबॉयस को शॉर्ट में कहा जाता था। ये डिकेंस का थर्ड नॉवेल था। रिवॉल्व्स अराउंड द एडवेंचर्स ऑफ ए यंग मैन निकोलस। इसकी जो स्टोरी है ये घूमती रहती है निकोलस के अराउंड। निकोलस जो कि एक यंग मैन है, हु हैज़ टू सपोर्ट हिज मदर एंड सिस्टर आफ्टर हिज फादर्स डाई, जिसको कि अपनी माता को और अपनी बहन को सपोर्ट करना है, उनके पिता की डेथ हो चुकी है। It reveals the weakness of school in Yorkshire and horrible teaching and teachers. ये जो रिवील करता है यॉर्कशायर में जो स्कूल्स हैं उनकी वीकनेस को, और वहाँ पर जो है किस तरह के टीचर रहते थे और किस तरह की हॉरिबल टीचिंग्स होती थी, उन सबको ये रिवील करता है। इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है राल्फ निकलबाय। राल्फ निकलबाय जो है वो निकोलस निकलबाय का अंकल है और इस नॉवेल का वो विलेन है। केट कैथरीन निकलबाय। कैथरीन निकलबाय जो है वो निकोलस की बहन है। वेकफोर्ड स्क्वीर्स। ये जो वेकफोर्ड स्क्वीर्स है बहुत ही क्रूअल और वन आइड स्कूल मास्टर है यॉर्कशायर में, और वो एक बोर्डिंग स्कूल चलाता है। बोर्डिंग स्कूल का नाम था डॉथ बॉयज़ हॉल, और ये अनवांटेड चिल्ड्रन के लिए स्कूल था। ऐसे बच्चे जो अनवांटेड होते हैं उनके लिए ये एक स्कूल था, जिसमें जो है वो एक टीचर था और वो बहुत ही क्रूएल था। वन आइड वो मास्टर था, और उसकी जो हॉरिबल टीचिंग थी उसके बारे में हमें इस नॉवेल में देखने को मिलता है। इसके अलावा मिसिस स्क्वायर्स है जो कि मिस्टर स्क्वायर्स की वाइफ थी। जो वेकफेड स्क्वायर्स जो वहाँ पर यंग मास्टर था उसकी वाइफ मिसिस स्क्वायर्स है, और ये भी बहुत क्रूअल होती है और ये निकोलस की लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। फैनी स्क्वायर्स इनकी बेटी है मिसिस स्क्वायर्स और मिस्टर स्क्वायर्स की, और ये निकोलस से प्यार में पड़ जाती है, निकोलस से प्यार करने लगती हैं। नेक्स्ट उनका वर्क है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1841। ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1841 ये वीकली आता था 25 अप्रैल 1840 से जो है 6 फेब 1841 तक ये आया था, और मैगज़ीन का नाम था मास्टर हमड्रेस क्लॉक। मास्टर हमड्रेस क्लॉक में ये वीकली आते थे। द मोस्ट सेंटिमेंटल ऑफ ऑल डिकेंस नॉवल। डिकेंस के जितने भी नॉवल हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल ये वाला नॉवल है। क्वीन विक्टोरिया रीड दिस। क्वीन विक्टोरिया ने इसको पढ़ा था एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग, और उन्हें वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। देयर इज ए स्टोरी ऑफ द नेल ट्रेंट। ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम नेल ट्रेंट होता है, एंड हर ग्रैंडफादर और उसके ग्रैंडफादर की, हु बोरोड मनी जो पैसे जो है उधार ले लेते हैं फ्रॉम डैनियल क्विल्प। डैनियल क्विल्प के एक मैन से, एक व्यक्ति से जो है वो पैसे उधार लेते हैं टू रिट्राइव हिज ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ताकि वो अपनी जो उनकी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप थी उसको रिट्राइव कर सके। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है, जो ग्रैंडफादर होता है, वो जो सारी मनी है स्पेंट मनी इन गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग में सारी मनी ख़त्म कर देता है, सारा पैसा जो है वो जुए में उड़ा देता है। डैनियल सीजिस द शॉप, तो इसीलिए जो डैनियल जिससे उसने पैसे लिए थे, कर्जा लिया था, वो कर्जा नहीं चुका पाता, तो वो उसकी दुकान को सीज़ कर देता है। और अब जो है ओल्ड मैन और उसकी जो डॉटर रही थी, जो उसकी ग्रैंड डॉटर थी नेल, उन सबको वहाँ से भाग जाना पड़ता है। तो वो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं और फिर वो एक कंट्री चर्च में जाकर शरण लेते हैं, वो वहाँ पर जाकर रहते हैं। नोवेल के जो एंड में है वो दोनों ही मर जाते हैं ड्यू टू हार्डशिप, यानी उनके जीवन में जो कठिनाई थी उन सब की वजह से वो दोनों ही इस नोवेल के एंड में मर जाते हैं। तो ये बहुत ही सेंटिमेंटल नोवेल रहा है। नेक्स्ट है उनका बार्नेबी रच। 1841 में ये आया था, ये वीकली आता था 13 फेब 1841 से 27 नवंबर 1841 तक। ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल है, और इसको जो है बर्नेबाई रिच ए टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80 इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट एक क्रिसमस कैरोल 1843। इसको जो है इसका जो एक और टाइटल है आई एम प्रोज सॉरी इन प्रोज बीइंग ए घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस। ये एक नोवेला है, और ये जो है स्टोरी बताता है एबनेज़र स्क्रूज की, जो कि एक एल्डरली माइजर है, और जो कि जिसको कि घोस्ट मिलने आते हैं, जिसको कि मतलब घोस्ट जो घोस्ट से मिलता है, घोस्ट को देखता है। तो ये उसकी स्टोरी है। कैरोल जो है, कैरोल का मतलब होता है एक सॉन्ग, और हिम ऑन द थीम ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की थीम पर जो गाने गाए जाते हैं, पर जो हिम गाए जाते हैं ट्रेडिशनली संग एट क्रिसमस। क्रिसमस पर जो ट्रेडिशनली एक तरह से जो परंपरागत जो गाने होते हैं उनको गाया जाता है। तो कैरोल जो है उनको कहा जाता है, कैरोल जो है उस गीत को कहा जाता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट नॉवेल मार्टिन सजलविट। मार्टिन सजलविट का जो एक टाइटल है, फुल टाइटल, द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ मार्टिन सजलविट। ये भी एक पिकारेस्क नॉवेल है। सीरियलाइज्ड हुआ था ये 1842 से 1844 के बीच में, और इसकी जो थीम रही है वो ग्रीड और सेल्फिशनेस रही है। उन्होंने जो है ये नॉवेल अपनी फ्रेंड एंजेला जॉर्जिना को डेडिकेट किया था। नेक्स्ट डॉम्बी एंड सन। ये मंथली आता था अक्टूबर 1846 से लेकर अप्रैल 1848 तक। इसका जो फुल टाइटल था वो था डीलिंग विद द फर्म ऑफ डॉम्बी एंड सन होलसेल रिटेल एंड फॉर एक्सपोर्टेशन। ये इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए शिपिंग फर्म। ये एक शिपिंग फर्म की स्टोरी हमें बताता है। ऑनर पॉल डॉम्बी, एज इट 48 ईयर्स। इसके जो ओनर थे वो पॉल डॉम्बी उनका नाम था, और वो 48 ईयर्स के थे, वो 48 साल के थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन पॉल नेग्लेक्ट्स हिज डॉटर फ्लोरेंस। उनके जो बेटे हैं, उनका जो बेटा होता है और एक बेटी होती है, लेकिन उनके बेटे की डेथ हो जाती है, और अपने बेटे की डेथ के बाद वो अपनी बेटी फ्लोरेंस को भी अवॉइड करने लगते हैं, उनको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। द स्टोरी फीचर्स मैनी थीम्स। ये जो स्टोरी है बहुत सारी थीम्स ये फीचर करती है। बहुत सारे थीम्स जो है हमें इस नॉवल में देखने को मिलेगी, जैसे अरेंज्ड मैरिज, चाइल्ड क्रुएल्टी, बिट्रेयल, डिकीट एंड रिलेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट ब्रिटिश सोशल क्लासेस। अलग अलग जो ब्रिटिश सोशल क्लासेस हैं उनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं, तो ये सब थीम्स जो हैं हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है। डेविड कॉपरफील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल, फेमस नॉवल रहा है उनका। डेविड कॉपरफील्ड 1849 से 50 के बीच में ये आया था। मंथली नंबर था, ये मंथली आता था। मई 1849 को स्टार्ट हुआ था, नवंबर 1850 तक ये आया था। और इसको जो है डिकेंस का मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहा जाता है। ओरिजिनल टाइटल इसका रहा है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रुकेरी। ये फर्स्ट पर्सन में नैरेट है। खुद चार्ल्स डिकेंस ने कहा है ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, कि मेरी जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी मेरे वर्क हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो है मैं इसे पसंद करता हूँ। ह्यूज वॉकर ने कहा था इस नॉवल के बारे में, द पेन विच रोट डेविड कॉपरफील्ड, उसकी जो पेन, जिस पेन ने ये डेविड कॉपरफील्ड लिखा है, वाज ऑफन डिप्ड इन हिज ओन ब्लड। तो ऐसा लगता है कि वो जो है उसने अपने खून में डुबो कर लिखा हो। उसकी जो निब थी वो शायद अपने खून में उसने डुबोई होगी, तब जो है ये डेविड कॉपरफील्ड लिखा होगा। इट क्रिटिसाइज्ड द टीचिंग सिस्टम इन स्कूल, और ये जो नॉवल है ये स्कूल का जो टीचिंग सिस्टम होता है उसको क्रिटिसाइज़ करता है। द नॉवल हैज़ ए प्राइमरी थीम ऑफ growth and change, but he also satirizes many aspects of Victorian life। जो नॉवल की प्राइमरी थीम रही है वो ग्रोथ और चेंज रही है, लेकिन वो जो हैं विक्टोरियन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको वो सैटराइज इस नॉवल में करते हैं। दिस इंक्लूड द प्लाइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स। ये जो नॉवल है इसमें प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं उनकी भी दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन मैरिज, शादी के बाद वुमेन का एक क्या स्टेटस रहता है, लेडीज़ का क्या स्टेटस रहता है वो दिखाया गया है। क्लास स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दिखाया गया है। द क्वालिटी ऑफ स्कूल्स की क्वालिटी दिखाई गई है। एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ में छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं उनके बारे में इस नॉवल में बताया गया है। फिर उनका आता है ब्लिक हाउस 1853 में। ये मंथली नंबर्स में आता था, मार्च 1852 से सितंबर 1853 तक। ये एक सैटायर है ऑन द एब्यूजेस ऑफ लॉ कोर्ट, स्पेशली द ओल्ड चांसेरी कोर्ट। जो लॉ कोर्ट रही है उसके एब्यूजेस के ऊपर ये एक सैटायर है, और इसमें जो स्पेशली जिस कोर्ट के बारे में बताया गया है वह ओल्ड चांसेरी कोर्ट। इट अटैक्स डिलेज एंड इनइक्वालिटीज़ द लॉ कोर्ट्स में जो डिले होता है, इनइक्वालिटीज़ होती है, मतलब जो कोर्ट्स में जो केसेस को डिलेज किया जाता है और इनइक्वालिटी होती है, उसके बारे में जो है उस पर जो है चार्ल्स डिकेंस ने अटैक किया है। नेक्स्ट उनका आता है हार्ड टाइम्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल उनका रहा है। वीकली ये आता था, वीकली सीरियल इन हाउस होल्ड वर्ड्स। 1 अप्रैल 1854 से 12 अगस्त 1854 तक ये जो है सीरियलाइज हुआ था। इसके 3 पार्ट्स हैं, सोविंग, रेस्टिंग एंड गार्डनिंग। ये जो नॉवल है ये डील करता है एक
सर्कस चाइल्ड के बारे में जिसका नाम था सिसी ज्यूपो। नेक्स्ट लिटिल डोरिट भी जो है मंथली आता था दिसंबर 1855 से जून 1857 तक। और ये स्टोरी है लिटिल डोरिट की, हु वाज बोर्न एंड रेज्ड एट मार्शल सी प्रिजन। मार्शल सी प्रिजन में जिसका जन्म होता है और जिसको पाला पोसा जाता है। नोन फॉर डेप्टर्स। मार्शल सी प्रिजन जिसको कि डेप्टर्स के लिए जो है जानी जाती है, जिसमें चार्ल्स डिकेंस के फादर भी गए थे क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पाए थे। तो उसी के बारे में जो है लिटिल डोरिट की स्टोरी लिखी गई है। इट इज़ ए सटायर ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। ये जो है एक सटायर था जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है उनकी कमियों के बारे में। द लॉस डिले इन द इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिटिल डोरिट। और लिटिल डोरिट का जो सब्जेक्ट मैटर था वो था लॉ का डिले होना, यानी किसी भी जो जस्टिस आता है, जो न्याय आता है, उसका डिले होना। क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने देखा था अपनी लाइफ में ये सब, उनके फादर को जेल भेज दिया गया था, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये नॉवेल लिखा था। नेक्स्ट आता है ए टेल ऑफ टू सिटीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल उनका रहा है। ये वीकली आता था 13 अप्रैल 1859 से 26 नवंबर 1859 तक। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है उनका हिस्टोरिकल नॉवेल रहा है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ भी डील करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी, और ये दो सिटीज़ की कहानी है। तो इसमें जो दो सिटीज़ हैं वो है लंदन और पेरिस। इसकी जो फर्स्ट लाइन है, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ द रोस्ट ऑफ टाइम्स। यहाँ से जो है नॉवेल स्टार्ट होता है। ये जो नॉवेल है ये हमें स्टोरी बताता है फ्रेंच डॉक्टर मैनेट की, और उनकी जो 18 साल तक लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट बैसल इन पेरिस। पेरिस की जेल में जो है बेस्टाइल इन पेरिस, पेरिस की जो बेस्टाइल में जो है वो 18 साल तक बंद रहे थे। एंड हिज रिलीज़ टू लिव इन लंदन। और उसके बाद जो है वो रिलीज़ होते हैं जेल से 18 साल के बाद, तो फिर वो लंदन जाते हैं अपनी बेटी के साथ, whom he had never met, जिससे वो पहले कभी नहीं मिले थे। तो उनके साथ वो लंदन चले जाते हैं उसके पास अपनी आगे की ज़िंदगी को बिताने। तो इसीलिए ये दो शहरों की कहानी, दो सिटी की कहानी हमें बताता है, पेरिस और लंदन की। नेक्स्ट नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये भी उनका बहुत फेमस नॉवेल रहा है। वीकली ये आता था 1 दिसंबर 1860 से 13 अगस्त 1861 तक ये आया था। ये भी फर्स्ट पर्सन में नैरेट है। इट इज़ सेट इन कैंट, कैंट में ये सेट है, एंड लंदन, और लंदन में इन द अर्ली ऑफ मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मिड का जो है टाइम दिखाया गया है इसमें। इट इज़ फुल ऑफ एक्सट्रीम इमेजरी। ये बहुत सारी इमेजरी से फुल है। इसमें आपको पॉवर्टी, प्रिजनशिप्स एंड चैन्स एंड फाइट्स टू द डेथ, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऑर्फन बॉय की कहानी है जिसका नाम है पिप। थॉमस कैरल ने जो है इस पर बहुत ही मतलब एक तरह से बदा कमेंट किया था। उसने कहा था डैट पिप नॉनसेंस। लेकिन बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने जो है इस नॉवल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। यानी कि जब ये नॉवल आया था तो थॉमस कैरलाइल ने इसको डिस्पैरिश कर दिया था। उन्होंने कहा था कि डैट पिप नॉनसेंस, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने इसकी प्रशंसा की थी। नेक्स्ट आवर म्यूचुअल फ्रेंड, मंथली आता था मई 1864 से नवंबर 1865 तक। सबसे लास्ट का नॉवेल ये जो है ये चार्ल्स डिकेंस का कहा जाएगा, जो लास्ट फिनिश्ड नॉवेल है, क्योंकि इसके बाद जो उन्होंने नॉवेल लिखा था वो अनफिनिश्ड रहा था। और ये जो है सेंटर करता है अराउंड मनी एंड इट्स रिजल्ट। इसकी जो थीम है वो है मनी और इट्स रिजल्ट। आवर म्यूचुअल फ्रेंड ये उनका लास्ट फिनिश्ड नॉवेल था। इसके बाद उनका लास्ट नॉवेल आता है एडविन रूट। मंथली आता था ये भी 1870 से सितंबर 1870 तक। ये उनका अनफिनिश्ड नॉवेल है, ये उसको पूरा नहीं कर पाए थे। इसका फुल टाइटल था द मिस्ट्री ऑफ एडविन रूट। डिकेंस इसको बिना कंप्लीट किए ही मर गए थे, लेकिन इसके जो कॉपीराइट थे वो पहले ही पिक गए थे, उसको पहले सोल्ड कर दिया गया था। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। तो ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क थे। इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ के, जैसे डिकेंस जो है वो फर्स्ट एडिटर रहे हैं द डेली न्यूज़ के। पिकविक पेपर्स उनका फर्स्ट नॉवेल था। द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो है डिकेंस का जो नॉवेल था द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसको द मोस्ट वर्थलेस कहा जाता है। एसी रिकेट ने कमेंट किया था डिकेंस के ऊपर कि डिकेंस वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट विथ एज प्रेटी एज सेंस फॉर द राइट क्राउड, for the right word as pretty as ear, for prose rhythm as any English novelist has ever possessed.
जॉर्ज सैमसन ने उनके बारे में कहा था, विद शेक्सपियर डिकेंस इज़ द मोस्ट इंग्लिश ऑफ राइटर्स एंड लाइक शेक्सपियर ही हैज़ कंक्वर्ड द वर्ल्ड। द फॉल्ट ऑफ डिकेंस आर द फॉल्ट्स ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर। शेक्सपियर के साथ जो है डिफेंस मतलब जो राइटर्स रहे हैं इंग्लिश में उनमें सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं और शेक्सपियर की तरह ही उन्होंने वर्ल्ड को जीत लिया है। अगर डिकेंस के अंदर कोई फॉल्ट है तो वो इंग्लिश कैरेक्टर के अंदर फॉल्ट है। टी.एस. इलियट ने जो है डिकेंस को कंपेयर शेक्सपियर के साथ किया था और उन्होंने कहा था कि ए कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड। एडगर जॉनसन ने जो है चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी लिखी है। द बेस्ट बायोग्राफर वो चार्ल्स डिकेंस के रहे हैं और उनकी बायोग्राफी का नाम था चार्ल्स डिकेंस हिज ट्रेजेडी एंड ट्रियम्फ। उनके जो नॉवेल्स हुआ करते थे चार्ल्स डिकेंस के, वो जो है डील किया करते थे लार्जली विद कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस। उस वक्त की जो सोशल कंडीशंस रही थी, उस वक्त जो जो सामाजिक बुराइयां रही थी, उन्होंने जो अपनी लाइफ में देखा था, जो फील किया था, जो अपने चारों ओर वो देख रहे थे सोसाइटी में, उनको ही उन्होंने अपने नॉवेल में दिखाया है।